हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिसमें कि हमने फिजिक्स और मैथ पहले ही पढ़ रखा है। तो बिना देरी किए चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ उत्पन्न करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो आपको पता है इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं, क्योंकि जब जुड़ता है या जो है जब विस्थापित होता है, मतलब जब रिप्लेसमेंट होता है तब जो है ए होता है, लेकिन जब टूटता है तब क्या होता है, तब अपघटन होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, हाइड्रोजन का किसी पदार्थ में जुड़ना कहलाता है। तो हाइड्रोजन का किसी पदार्थ में जुड़ना कहलाता है अपचयन, उष्मा शोषण, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण। ऑक्सीकरण इसमें होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण मतलब जितने तत्व लेफ्ट हैंड साइड में होंगे इधर, उतने हमारे राइट में होने चाहिए। तो देख लेते हैं एक एक करके। देखो पहले में सी जो है, इधर हमारा 2 है, इधर कितना है, 1 है, गलत है, सी नहीं मिला। दूसरे में देख लेते हैं, इधर हमारा सी 1 है, इधर सी 1 है, ओके। अब हाइड्रोजन को मैच कर लेते हैं, ठीक है, ओके। देखो इसमें दूसरे में हमारा सी भी मिल गया, 2 सी इधर है, सिंगल सी इधर है, 1 सी इधर है, 4 एच इधर है, 4 एच इधर है, उसके बाद 4 ओ इधर है, 4 ओ इधर है। तो हमारा जो इसमें बी ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि इसमें तत्व बराबर हैं। ओके, संतुलित समीकरण में दोनों साइड तत्वों की संख्या बराबर होना जरूरी है। तो सी और डी वैसे भी गलत हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साम्य बिंदु पर बाधा नहीं डालता है। तो वह उत्प्रेरक, क्योंकि जब ताप, दाब, संवाद तथा ये सब डालते हैं, ओके, तो हमारा इसमें जो है उत्प्रेरक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है, अपक्रिया की दर का मात्रक होता है। तो जो है अपक्रिया के दर का मात्रक जो होता है वो होता है मोल लीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर प्रति सेकंड न लिख के उससे जो है अपक्रिया का मात्रक जो होता है वो होता है मोल अपान में लीटर प्रति सेकंड। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। इसमें मोल सेकंड भी नहीं होगा, मोल लीटर प्रति सेकंड, लीटर मोल, हमारा इसमें ए ऑप्शन होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्षार के पानी में घुलने पर, क्षार को जो हम पानी में अपने 10th में भी पढ़ा होगा, वो H माइनस देता है, और जब हम अम्ल को घोलते हैं तो H प्लस आयन देता है। जब अम्ल को घोलते हैं तो हमारा ए सही होता है, नहीं तो जो है OH माइनस आयन देता है। अगला देखते हैं, वर्षा के पानी का मान, ये हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, ये वाला देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है जो है। तो उसमें क्या होता है, हमेशा जो है वर्षा का जो पानी का मान होता है वो 7 से कम होता है। आपने भी कभी ना कभी वर्षा का पानी पिया ही होगा, तो उसका भी टेस्ट पता ही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रति अम्ल की तरह उपयोग होने वाला यौगिक है। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, प्रति अम्ल की तरफ उपयोग होने वाला यौगिक है।
अम्ल की तरह उपयोग होने वाला तो जो है वो बेकिंग सोडा ही है। व्यंजक चूड़ भी नहीं है, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट भी नहीं है, और सोडा क्षार तो हो नहीं सकता बेकिंग सोडा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर का रासायनिक सूत्र है। ये हर बार पूछता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमेशा जो है पेरिस प्लास्टर का सूत्र में हमेशा हाफ होगा, या तो आगे यहाँ पे 2 लिखा होगा। जैसे या तो यहाँ पे 1/2 H2O लिखा होगा, CaSO4 इंटू 1/2 H2O होता है, या तो फिर इस पे लिख ले ऐसे कि जो है 2 CaSO4 इंटू H2O, मतलब कि यहाँ पे 2 लगा ले, तबे वाला 2 हटा दे, मतलब वो ये दोनों एक ही बात हुई। तो ये होता है और हमेशा पूछता है, हर साल मैक्सिमम पूछता ही रहता है, तो इसको ज़रूर याद करके जाना। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम धातु को। क्योंकि पारा को आप काट नहीं सकते, मैग्नीशियम को काट नहीं सकते, एल्युमिनियम को भी कोई नहीं काट सकता चाकू से नॉर्मली, तो हम सोडियम को काट सकते हैं। वैसे सोडियम अभी कोई देखा नहीं होगा। निम्न में से अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक नहीं है? लो भैया, जिंक सबको पता है, तांबा विद्युत की सुचालक है, एल्युमिनियम पता ही है सबसे ज़्यादा यूज होता है, पारा, मतलब हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? पारा, क्योंकि ये भी सुचालक है, जिंक भी, तांबा भी, एल्युमिनियम, तो हमारा ऑप्शन भी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। पोटास इसमें ही किया जाता है, पहला ही ऑप्शन। रंगाई व छपाई में, मॉडल बनने में नहीं, खाने के नमक में कब नहीं, कोई भी नहीं। ये तो कह नहीं सकते ना, क्योंकि पहला ऑप्शन सही है। वैसे पोटासियम का मतलब एक फिटकरी की बात कर रहा है, जिसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थराइज .24H2O। वैसे मैं अभी थोड़े दिनों में फिटकरी वगैरह पढ़ाऊँगा, क्योंकि इस फिटकरी से पूछता है कि इसे गर्म करने पे क्या होता है, कितने टेम्परेचर पे गर्म करने पे इसका ऑक्सीकरण होता है। चमकदार अधातु है, ये पूछ रहा है, चमकदार अधातु है। चमकदार अधातु में तो ये भी क्वेश्चन आता रहता है। आयोडीन है, ग्रेफाइट हो गया, नहीं है, सल्फर नहीं है, ब्रोमीन नहीं है, इसमें आयोडीन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैद्युत लघुकरण का प्रयोग किया जाता है। वैद्युत लघुकरण का प्रयोग तो शायद सोडियम में ही किया जाता है। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, सोडियम ऑप्शन है, लेकिन मैं इसे 100% सही नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे वैद्युत लघुकरण, एक बार इसको देख लेना खुद भी। सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु कौन है भाई साहब? सबसे एलाई आपकी सबसे हल्की धातु है। अब 106 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी धातु अधिकतम क्रियाशील है? जिसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, तांबा। क्योंकि पता है लोग बर्तन तांबा, देखो तांबा इसलिए अधिकतम क्रियाशील है कि लोग इसीलिए तांबे के बर्तन में पानी वगैरह भी पीते हैं, क्योंकि वो
इतना क्रियाशील है कि रात भर में भी वो प्रक्रिया कर लेता है एकदम नॉर्मली। तो अधिकतम क्रियाशील में वही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर। इसमें क्या है, अयस्क को उपस्थित में वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। और अनुपस्थित की क्रिया में, वायु की अनुपस्थित की क्रिया में भट्ठी में जब गर्म करते हैं तो वहाँ पर क्या ऑप्शन होता है हमारा सही? निस्तापन। और वायु की उपस्थिति में जब करते हैं तो वहाँ पे भर्जन हो जाता है। ओके। सोने की परिकर्षण के कारण सबसे उपयोगी विधि है विद्युत अपघटनी परिकर्षणकरण। ये इसमें फर्स्ट ऑप्शन ए हो गया, परिसरमापन, और पहला ही ऑप्शन सही होगा। अब 109 क्वेश्चन देख लेते हैं। सख्त धातु कौन सी है? कार्बन। सख्त अधातु कौन सी है? कार्बन। अब आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है 110 में सिलिकॉन SI का परमाणु क्रमांक पूछ रहा है भाई। SI 14 एकदम इजी। SI का परमाणु क्रमांक 30 तक याद करके जाना, जिसमें जो है 24 का और 29 का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी याद करके जाना, और कुछ याद रहे या ना याद रहे, 24 और 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करके जाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 111 का। ये कह रहा है सफ़ेद फास्फोरस को समानता रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को समानता रखा जाता है हवा में, ये कोई बात ही नहीं हुई। तेल में नहीं रखा जाता, पारे में रख नहीं सकते, पानी में आंसर होगा इसका, क्योंकि हवा में कोई बात नहीं हुई, तेल में रखा नहीं जाता, पारे में रख नहीं सकते। तो ये 3 तो गलत हो गए, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 112 नंबर। वो कह रहा है लोहे का शुद्धतम रूप है कास्ट आयरन नहीं, पिग आयरन नहीं, रॉट आयरन, स्टील। स्टील तो होता नहीं, कास्ट आयरन शुद्ध होता नहीं, इसमें ज़्यादा मात्रा में अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। पिग आयरन में भी उससे भी ज़्यादा पाई जाती हैं। रॉट आयरन सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है इनमें से। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आगे देख लेते हैं 113। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? क्वेश्चन बार बार मुझे 2-3 बार से ज़्यादा मिला है। मैं ये नहीं कहता कि ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन बता देता हूँ। देखो, प्रकृति में मुक्त रूप से क्या पाई जाती है? सोडियम पाया नहीं जाता, पोटेशियम पाया नहीं जाता, क्योंकि तो बाद में बनते हैं ना। सोना मुक्त रूप में पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया नहीं जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बी ऑप्शन सही होगा हमारा 13 में। 114 में देखते हैं अमलगम एक मिश्र धातु है जिसका एक या एक से अधिक वस्तुओं का मरकरी, वही है मरकरी मतलब पारा के साथ मिश्रण होता है, तो बात सही है। कैल्शियम के साथ मिश्रण होता है, अगला सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ। इसमें भी वही दे दिया है, एकदम इजी क्वेश्चन है, मरकरी के साथ मिश्रण होता है। आगे देखते हैं। आगे N2 अणु में होता है। N2 अणु में आणिक आबंध, एकल सहसंयोजक बंध, दोहरा सहसंयोजक बंध, तिहरा सहसंयोजक अबंध। आयनिक N2 अणु में होता है आयनिक अबंध, एकल सहसंयोजक अबंध,
दोहरा सहसंयोजक आबंध, तिहरा सहसंयोजक आबंध। जहाँ तक मैं बता दूँ, इसमें 13 सहसंयोजक आबंध होते हैं। ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पढ़ना भी इसको ज़रूरी भी नहीं है। निम्न में से कौन सी सहसंयोजक यौगिक पानी में विलय है? कह रहा है निम्न में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक पानी में विलय है? मीथेन, एथेन, क्लोरीन, चीनी। भाई ऐसे पानी में विलय पूछ लेगा तो सब बता देंगे चीनी। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन तत्व के लाखों की संख्या में यौगिक होने का कारण है। ये कह रहा है कार्बन तत्व के लाखों की संख्या में होने का कारण है कार्बनीकरण, बहुलीकरण, श्रृंखलन, हाइड्रोजनीकरण। यही होगा भाई, क्योंकि कार्बन देखो श्रृंखला बनाता रहता है, ऊपर से नीचे तक श्रृंखलन होगा। कार्बनीकरण कोई बात नहीं हुई, बहुलीकरण होता नहीं, हाइड्रोजनीकरण होता नहीं। बेंजीन को किसका बहुलक कह सकते हैं? एथेन, मेथेन, इथिलीन, एथराइन। एथराइन का कह सकते हैं बेंजीन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? ये पूछ रहा है कौन कौन से हैं, Na, Mg, Al, Si। सोडियम का। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? Ca यही दिख गई, अक्रिय गैस नहीं है। वैसे अक्रिय गैस का परमाणु क्रमांक भी याद करके जाना और अक्रिय गैस के नाम भी याद करके जाना। जो है अक्रिय गैस में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडान, जेनान, ये 6 हैं। इनके परमाणु क्रमांक सहित याद करके जाना। ये पूछ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो 2 सेकंड से भी कम होते हैं और ये पक्का नंबर लेके आते हैं। यहीं से हमारे जो मार्क्स होते हैं वो बढ़ते हैं। तो कुछ इजी क्वेश्चंस भी होते हैं और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मिलते हैं जो लगता है कि ये कहाँ से आ गए। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।